जब बीरबल ने दरबार के सबसे चालाक मंत्री को खेल में मात दे दी। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन असाधारण रूप से जीवंत था। सभी दरबारी आपस में एक ही बात कर रहे थे। दरबार में सबसे चालाक कौन है? निश्चित ही मंत्री रंजीत। कोई उससे मात नहीं दे सकता। वो हर बहस में सबको उलझा देता है। रंजीत मंत्री अपने चालाक दिमाग के लिए प्रसिद्ध था। वो शब्दों से खेलता, चालों से बहस जीतता और हर योजना में दूसरों को पछाड़ देता। धीरे धीरे उसका अहंकार भी बढ़ गया था। अकबर ने यह सुना तो मुस्कुराए। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, तुम क्या कहते हो? क्या सचमुच रंजीत सबसे चालाक है? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह चालाकी से खेला जाए तो किसी को भी मात दी जा सकती है। असली बुद्धिमानी चालाकी से नहीं, विवेक से आती है। यदि आप अनुमति दें तो मैं एक खेल का आयोजन करूं, जिसमें सब देखेंगे कि चालाकी के साथ समझदारी का संतुलन कितना जरूरी है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो फिर खेल हो, दरबार को भी मजा आए और सीख भी मिले। अगले दिन दरबार में बीरबल ने घोषणा की, हम एक खेल खेलेंगे, बुद्धि और चालाकी का मुकाबला। इसमें हर मंत्री अपनी चालाकी दिखाएगा, पर खेल का उद्देश्य केवल जीत नहीं, बल्कि अपनी समझ का परीक्षण होगा। सबसे समझदार वही होगा जो केवल चालाक नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय ले। दरबार में उत्सुकता फैल गई। रंजीत मंत्री आत्मविश्वास से भर उठा। उसने कहा, बिल्कुल, मैं तैयार हूं। देखिएगा, मैं सबको मात देकर जीत जाऊंगा। बीरबल मुस्कुराए। ठीक है, खेल का नियम सरल है। मैं एक समस्या दूंगा, जो उसे सबसे पहले हल करेगा वही विजेता होगा। पर हल ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए उपयोगी भी हो। बीरबल ने दरबार में एक बड़ा लकड़ी का घेरा मंगवाया। उसमें एक रस्सी बांध दी गई थी और बीच में एक थैली रखी थी। थैली में अनाज था। उन्होंने कहा, समस्या ये है, ये थैली सबके लिए उपयोगी होनी चाहिए, पर कोई भी सीधे जाकर इसे नहीं ले सकता। इसे पाने के लिए केवल दिमाग, धैर्य और सहयोग का इस्तेमाल करना होगा। जो मंत्री सबसे पहले अनाज निकालकर सबकी भलाई की योजना बताएगा, वही विजेता होगा। दरबारियों ने घेरा देखा। किसी को समझ नहीं आया कि इसे कैसे हल करें। रंजीत मंत्री ने मुस्कुराकर कहा, यह तो आसान है। मैं चालाकी से रस्सी खोल लूंगा या थैली उठा लूंगा। जीत मेरी। बाकी मंत्री चुप रहे। सभी देखने लगे कि बीरबल क्या करते हैं। रंजीत मंत्री सबसे पहले आगे बढ़ा। उसने रस्सी को छेड़ना शुरू किया। वो गांठ खोलने लगा। कुछ मंत्री फुसफुसाए, ये तो चालाक है, कोई दूसरा ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन तभी बीरबल ने हाथ उठाकर रोक दिया। रंजीत जी, नियम याद रखिए। थैली तभी ली जा सकती है जब उसकी उपयोगिता सभी को समझाई जाए। केवल खुद के लिए ले लेना जीत नहीं है। रंजीत थोड़ा चिढ़ गया। तो क्या मैं हार मान लूं? क्या बुद्धि दिखाना गलत है? अकबर ने शांत स्वर में कहा, बुद्धि वही जो सबके काम आए। अपने लिए कुछ लेना आसान है, सबके लिए सोचना कठिन है। अब बारी बीरबल की थी। वे धीरे से घेरा के पास गए। उन्होंने थैली को छुआ नहीं। पहले सबके बीच जाकर बोले, आप सब बताइए, सबसे बड़ी समस्या क्या है? किसी ने कहा, किसानों के पास अनाज की कमी है। किसी ने कहा, गरीबों को भोजन नहीं मिलता। किसी ने कहा, अन्न का भंडारण सही नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तो समाधान यही है, इस थैली का अनाज एक योजना का हिस्सा बने, जिससे हर गांव में अन्न बांटा जा सके। फिर उन्होंने दरबारियों से कहा, आइए हम सब मिलकर अनाज बांटते हैं। हर मंत्री एक गांव का जिम्मा लेगा। जो गांव सबसे जल्दी इस योजना का पालन करेगा, वहां अनाज पहुंचा दिया जाएगा। हम मिलकर ऐसा तरीका बनाएंगे जिससे कोई भूखा न रहे। सब मंत्री चकित रह गए। ये केवल चालाकी नहीं थी, बल्कि सबकी भलाई का रास्ता था। रंजीत मंत्री पहले तो झुंझलाया,
फिर जब देखा कि बाकी मंत्री बीरबल की बात से प्रभावित हैं, तो वो चुप हो गया। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, रंजीत जी, आप चालाक हैं, पर सोचिए, यदि आप अकेले अनाज ले लेते तो कितनों को भूखा रहना पड़ता। रंजीत ने सिर झुका लिया। बीरबल, आज आपने दिखा दिया कि चालाकी केवल खुद को आगे बढ़ाने का साधन नहीं, बल्कि सबकी मदद करने का भी उपाय हो सकती है। मैं आपकी योजना का समर्थन करता हूं। अकबर ने घोषणा की, आज हमने सीखा कि केवल जीतना ही उद्देश्य नहीं है। जो अपनी बुद्धि से दूसरों का भला कर सके वही असली समझदार है। दरबार में तालियां गूंज उठीं। रंजीत मंत्री ने मुस्कुराकर बीरबल को प्रणाम किया। बाकी मंत्री भी प्रेरित होकर एकजुट हुए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, खेल तो खेल है, पर असली जीत वह है जो सभी को साथ लेकर चले। अकेला खिलाड़ी जीत सकता है, पर सामूहिक प्रयास ही समाज को आगे बढ़ाता है। कुछ ही हफ्तों में बीरबल की योजना लागू हो गई। अनाज गांव-गांव पहुंचने लगा, गरीबों को भोजन मिलने लगा, किसान राहत महसूस करने लगे। दरबार में अब बहसें कम और समाधान की बातें अधिक होने लगी। हर मंत्री अपनी जिम्मेदारी समझकर काम करने लगा। अकबर ने गर्व से कहा, यह खेल दरबार की सोच बदल गया। अब हम केवल बहस नहीं, कार्य करेंगे। रंजीत मंत्री भी अब विनम्र हो गया। वो कहता, सच्ची चालाकी वो है जो सबकी मदद करे। आज बीरबल ने मुझे ये सिखा दिया। अंतिम संदेश, मोरल, चालाकी यदि केवल अपने लाभ के लिए हो तो वो अधूरी रहती है। समझदारी वही है जो सबकी भलाई में काम आए। समस्या का समाधान तभी टिकाऊ होता है जब सब मिलकर उसका हिस्सा बने। जीत केवल व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक प्रयास से बड़ी बनती है। आत्मसम्मान तभी बढ़ता है जब हम दूसरों की मदद के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करें। बीरबल और पंडित की खिचड़ी का मामला। दिल्ली का शाही दरबार हमेशा की तरह रौनक से भरा हुआ था। अकबर दरबार में बैठे दरबारियों के साथ बातें कर रहे थे कि तभी एक दुबला पतला, चश्माधारी, धोती कुर्ता पहने हुए पंडित हाफते हुए आया। उसके कंधे पर एक पुरानी पोटली थी और हाथ में लोटा। पंडित ने दरबार में प्रवेश करते ही जोर से कहा, जहांपनाह, मेरी बात सुनी जाए, मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने भौहें चढ़ाकर कहा, कौन हो तुम और क्या समस्या है? पंडित ने माथा झुकाया और बोला, मैं एक गरीब पंडित हूं, लेकिन मेरी खिचड़ी के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। मैं दूर दूर तक यात्रा कर रहा था, भूखा था, तो सोचा कि नदी किनारे एक बर्तन में खिचड़ी पकाऊं। लेकिन महाराज, खिचड़ी पकी ही नहीं। मैंने दिन रात इंतजार किया, लकड़ी नहीं थी, तो मैंने दूर पेड़ पर टंगे सूरज की धूप से ही पकाने का प्रयास किया, लेकिन खिचड़ी कच्ची ही रह गई। ये तो अन्याय है। सूर्य देव ने मेरे साथ धोखा किया है। अब आप ही न्याय कीजिए। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। एक दरबारी बोला, अरे भाई, कोई खिचड़ी भी कभी सूरज की किरणों से पकी है? दूसरा बोला, ये पंडित तो पूरा पगला गया है। लेकिन पंडित अड़ा रहा, जहांपनाह, अगर आपके दरबार में न्याय है तो मेरी खिचड़ी का न्याय होना ही चाहिए। अकबर ने थोड़ी गंभीरता से कहा, ठीक है, हम कल दरबार में देखेंगे कि खिचड़ी पक सकती है या नहीं। बीरबल, तुम इसकी जांच करो। अगले दिन सुबह सुबह दरबार में सब इकट्ठा हुए। पंडित अपनी वही अदब की खिचड़ी लेकर आया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, पंडित जी कहते हैं कि उन्होंने खिचड़ी सूरज की गर्मी से पकाई। इसका मतलब ये हुआ कि सूरज उनकी आंच का साधन था। तो क्यों ना हम प्रयोग करें? दरबारियों को मजा आने लगा। सबको पता था कि बीरबल जरूर कोई न कोई नई चाल चलेगा। बीरबल ने दरबारियों को आदेश दिया, एक बड़े से बर्तन में खिचड़ी डालो, अब इसे नदी किनारे रख दो, ऊपर बांस से लटकाकर इतना ऊंचा बांध दो कि बर्तन से लगभग 20 गज ऊपर आग जले। दरबारी हक्का बक्का रह गए। एक बोला, बीरे मियां, खिचड़ी नीचे है और आग ऊपर, क्या ऐसे पक सकती है? बीरबल मुस्कुराकर बोला, भाई,
यही तो पंडित जी का तर्क है। जब सूरज की धूप खिचड़ी पका सकती है तो 20 गज दूर लगी आग क्यों नहीं? पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। पंडित ने जब देखा कि बर्तन नीचे है और आग इतनी ऊपर, तो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। वो अकबर से बोला, महाराज, ये तो संभव ही नहीं है। बीरबल तुरंत बोल पड़ा, तो फिर आप क्यों सोचते हैं कि सूरज की किरणें आपकी खिचड़ी पका सकती थी? न्याय वही है जो सब पर बराबर लागू हो। अकबर ने ताली बजाई और कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि सबसे बड़ी ताकत है। अब पूरा दरबार मजे लेने लगा। कोई कह रहा था, पंडित जी अगली बार चांद की ठंडी रोशनी से दाल पकाए। तो कोई बोला, या फिर तारे की चमक से पूरी तले। पंडित शर्म से जमीन में गड़ गया, लेकिन अकबर ने उसे दंड नहीं दिया, बल्कि मुस्कुराकर कहा, पंडित, तुम्हारी खिचड़ी भले अधकी रह गई, लेकिन तुम्हारी जिद ने हमारे दरबार को खूब हंसाया। जाओ, अब महल के रसोई घर में जाकर असली खिचड़ी पका लो और पेट भरकर खाओ। मोरल, सीख, इस पूरे मामले से ये शिक्षा मिलती है कि जिद और मूर्खता इंसान को हंसी का पात्र बना देती है, लेकिन बुद्धिमानी और व्यावहारिक सोच हर समस्या का समाधान करती है। जब अकबर ने बीरबल को दिमागी दौड़ में चुनौती दी। एक दिन आगरा के महल में अकबर बैठे थे। दरबार में उत्सव का माहौल था, परंतु अकबर का मन बेचैन था। उन्होंने चारों तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, हमारे दरबार में सब अपनी बुद्धिमानी की बातें करते हैं, पर मैं जानना चाहता हूं कि बीरबल सच में कितना चतुर है। क्यों ना आज एक दिमागी दौड़ कराई जाए? दरबारियों ने कानाफूसी शुरू कर दी। कुछ ने कहा, बीरबल तो हर बार जीतता है। कुछ बोले, आज देखेंगे कि बादशाह की चाल कितनी तेज है। अकबर ने ऊंची आवाज में कहा, बीरबल, आज तुम्हें हमारी दिमागी दौड़ में भाग लेना होगा। 3 सवाल होंगे, जो सही उत्तर देगा वही विजेता होगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपना, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। चलिए दिमाग की दौड़ हो जाए, पर शर्त यह है कि सवाल कठिन होंगे। अकबर हंसे, हम कठिन सवाल पूछेंगे और देखेंगे कि तुम्हारा दिमाग कितना दौड़ता है। सभी दरबारियों में उत्साह फैल गया। खेल का दिन तय कर दिया गया। अगले दिन दरबार सजाया गया। रंग बिरंगे पर्दे लगे, फर्श पर सुंदर कालीन बिछे और बीच में 2 सिंहासन रखे गए, एक अकबर के लिए, दूसरा बीरबल के लिए। सब दरबारी उत्सुकता से बैठे थे। हर किसी की निगाह दोनों पर थी। दरबार के नायक ने घोषणा की, आज दिमागी दौड़ का मुकाबला होगा। जो 3 में से 2 सवाल सही जवाब देगा वही विजेता होगा। खेल के नियम सरल है। सवाल पूछा जाएगा, उत्तर देने का समय सीमित होगा और तर्क स्पष्ट होना चाहिए। अकबर ने गर्व से कहा, चलो शुरू करें। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हम तैयार हैं जहांपना। अकबर ने पहला सवाल पूछा, बताओ बीरबल, ऐसा कौन सा काम है जिसे कोई कभी पूरा नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी प्रयास कर ले? दरबार में सन्नाटा छा गया। कई दरबारी सिर खुजलाने लगे। बीरबल ने क्षण भर आंखें बंद की और फिर मुस्कुराकर बोला, जहांपना, ऐसा काम है अपने अतीत को बदलना। मनुष्य चाहे जितना चाहे, समय पीछे नहीं लौटता। जो घट चुका है उसे केवल स्वीकार किया जा सकता है, बदला नहीं। दरबार में हलचल मच गई। कई दरबारियों ने कहा, वाह, कितना सही जवाब है। अकबर ने सर हिलाकर कहा, बहुत बढ़िया, पहला सवाल तुमने जीत लिया बीरबल, लेकिन अभी 2 और सवाल बाकी हैं। अब अकबर ने दूसरा सवाल पूछा, बताओ, सबसे भारी चीज क्या है? पत्थर, सोना, हाथी या पहाड़? दरबार में लोग मुस्कुरा दिए, क्योंकि सवाल आसान लग रहा था। पर बीरबल ने जवाब देने से पहले दरबार में सबको देखा और धीरे से कहा, जहांपना, सबसे भारी चीज है जिम्मेदारी। पत्थर, सोना, हाथी और पहाड़ तो शरीर पर भार डालते हैं, पर जिम्मेदारी मन और आत्मा पर इतना भार डालती है
कि बिना संभाले व्यक्ति टूट सकता है, इसलिए जिम्मेदारी सबसे भारी है। दरबार में हर्ष की लहर दौड़ गई। मंत्री रामदास ने कहा, वाह, ये तो हम सब पर लागू होता है। अकबर भी प्रसन्न हुए और बोले, तुमने दूसरा सवाल भी जीत लिया बीरबल, पर अभी तीसरा सवाल बाकी है। अब अकबर ने तीसरा सवाल पूछा, बताओ बीरबल, वो कौन सी चीज है जो सबके पास होती है पर कोई दिखाई नहीं देता? दरबार में सब सोचने लगे। कुछ बोले हवा, कुछ बोले आत्मा, कुछ बोले रहस्य। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह वो चीज है विश्वास। हर व्यक्ति के पास विश्वास होता है, खुद पर, दूसरों पर, ईश्वर पर विश्वास दिखाई नहीं देता। वह मन में छिपा होता है। बिना विश्वास के कोई रिश्ता नहीं बनता, कोई काम पूरा नहीं होता। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अकबर ने हाथ उठाकर कहा, यह उत्तर भी उत्कृष्ट है। तुमने तीनों सवाल सही कर दिए। लगता है कि दिमागी दौड़ में तुम विजेता हो। अकबर ने बीरबल को देखकर कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर केवल सही नहीं, जीवन की गहराई से भरा है। तुमने हमें सोचने का नया तरीका दिया है। दौड़ में जीतना एक बात है, पर जीवन की असल परीक्षा तो यही है। बीरबल ने विनम्र होकर कहा, जहांपना, दिमाग की दौड़ जीतने से ज्यादा जरूरी है कि हम अपने मन की दौड़ को समझें। असंभव कार्य, जिम्मेदारी और विश्वास, यही जीवन के सबसे बड़े सत्य है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो आज से मैं मानता हूं कि तुम्हारा दिमाग न केवल तेज है, बल्कि मन की समझ भी गहरी है। दरबार में यही सबसे बड़ा खजाना है। मुकाबला खत्म हुआ तो दरबार में खुशी का माहौल बन गया। सभी दरबारियों ने बीरबल की प्रशंसा की। मंत्री रामदास बोले, आज हमें समझ में आया कि कठिन प्रश्नों का उत्तर केवल ताकत से नहीं, सोच से मिलता है। पंडित नारायण ने कहा, जिम्मेदारी का भार तो हम सब पर है, पर इसे संभालना सीखना चाहिए। सैनिक बोले, विश्वास ही तो हमें जोड़ता है। बिना विश्वास हम लड़ाई भी नहीं जीत सकते। अकबर ने कहा, आज की दिमागी दौड़ ने हमें सोचने का नया रास्ता दिखाया है। हमें अपने मन की आवाज सुननी चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यही तो असली जीत है जहांपनाह। खेल में हार जीत तो होती रहती है, पर समझ की जीत जीवन भर साथ रहती है। इस दिमागी दौर के बाद दरबार में हर कोई सोचने लगा। कई दरबारियों ने अपने मन की उलझनों को खुलकर साझा किया। जिम्मेदारियों को बांटा गया। विश्वास का माहौल बना। प्रजा में भी ये बात फैल गई कि दरबार में अब केवल आदेश नहीं, समझ भी होती है। लोग कहते, ये वही दिन है जब अकबर ने बीरबल को दिमागी दौड़ में चुनौती दी थी और हार कर जीत पाया था। उस दिन से हमारा दरबार और मजबूत बन गया। मोरल बटा सीख, एक, असंभव कार्य वही है जो समय को पीछे मोड़ने की कोशिश करे। हमें अतीत स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए। दो, सबसे भारी चीज जिम्मेदारी है। इसे समझकर निभाना ही नेतृत्व की पहचान है। तीन, विश्वास अदृश्य है, पर यही हर रिश्ते और काम की आधारशिला है। चार, दिमाग की दौड़ जीतना ही नहीं, मन की समझ हासिल करना असली सफलता है। पांच, संवाद, सोच और आपसी सहयोग से कोई भी समस्या हल हो सकती है। बीरबल और 3 सवालों वाला पंडित। बादशाह अकबर का दरबार रोज किसी न किसी विचित्र मामले का गवाह बनता। कभी 2 व्यापारी झगड़ते, कभी कोई फकीर अजीब सवाल पूछ लेता। लेकिन उस दिन का मामला बाकी सबसे अलग था। सुबह सुबह एक भारी भरकम ग्रंथों से लदा पंडित दरबार में पहुंचा। उसका नाम था पंडित वेदाचार्य। उसकी चाल में अहंकार और आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। जैसे ही वो दरबार में दाखिल हुआ, उसने बिना झुके ऊंची आवाज में कहा, जहांपनाह, सुना है आपके दरबार में बीरबल नामक बड़ा विद्वान है जो हर सवाल का जवाब देता है। पर आज मैं 3 ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं जिनका उत्तर देना किसी साधारण बुद्धिजीवी के बस की बात नहीं। यदि बीरबल हार गया तो मानना पड़ेगा कि यह दरबार विद्या में अधूरा है। दरबार में हलचल मच गई।
अकबर को चुनौती सुनकर गुस्सा भी आया और जिज्ञासा भी। उन्होंने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, आज तुम्हारी बुद्धि की असली परीक्षा होगी। यदि तुम हार गए तो हमारे राज्य का अपमान होगा। बीरबल ने सहजता से मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहांपनाह, प्रश्न कठिन हो सकते हैं, लेकिन बुद्धि का मार्ग सदा खुला रहता है। अनुमति हो तो मैं इस पंडित जी की चुनौती स्वीकार करता हूं। पंडित वेदाचार्य ने अपना आसन जमाया और ऊंचे स्वर में पहला प्रश्न रखा। पहला प्रश्न, दुनिया का केंद्र कहाँ है? दरबारियों ने एक दूसरे को देखा। किसी के पास उत्तर नहीं था। हर कोई बीरबल की ओर ताकने लगा। दूसरा प्रश्न, जहांपनाह की कीमत क्या है? बादशाह अकबर को किस मूल्य में खरीदा जा सकता है? यह सुनकर पूरा दरबार सकते में आ गया। इतना साहस! पर पंडित की चालाकी थी। वो बीरबल को असमंजस में डालना चाहता था। तीसरा प्रश्न, दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है जिसे कोई बदल नहीं सकता? अब सभी की निगाहें बीरबल पर थी। बीरबल ने बिना जल्दबाजी किए कहा, जहांपनाह, उत्तर तो मैं दूंगा ही, लेकिन इन उत्तरों का स्वाद तभी आएगा जब पंडित जी कल भी यही दरबार में मौजूद रहें। आज मुझे एक रात की मोहलत दे। अकबर ने हामी भर दी। पंडित भी मान गया। उसे विश्वास था कि बीरबल हार जाएगा। उस रात बीरबल अपने घर जाकर सोचने बैठा। ये सवाल सीधे नहीं थे। इन्हें हल करने के लिए उसे चतुराई, व्यंग्य और गहरी समझ की जरूरत थी। उसने सोचा, पहला सवाल दार्शनिक है, जिसे किसी तर्क से मोड़ना होगा। दूसरा सवाल मजाक और चतुराई का अवसर है। तीसरा सवाल गहन सत्य का, जिसे किसी भी समझदार को स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगले दिन दरबार भरा। पंडित ने फिर वही सवाल दोहराया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, दुनिया का केंद्र ठीक इस धरती पर है जहां अभी मैं खड़ा हूं। पंडित ने ताना मारा, कैसे मान ले? बीरबल ने जवाब दिया, आप चाहे तो माप कर देख ले। जो भी मापेंगे उसका आरंभ और अंत यहीं से होगा। दुनिया का केंद्र वही है जहां हम खड़े होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए उसकी जमीन ही केंद्र होती है। यह दृष्टिकोण का खेल है। दरबार में ठहाके गूंज उठे। अकबर मुस्कुराए। अब पंडित ने दूसरा सवाल दोहराया, बादशाह अकबर की कीमत क्या है? बीरबल ने इधर उधर देखा और फिर दरबार के बीच में जाकर बोला, जहांपनाह की कीमत एक तांबे का सिक्का है। पूरा दरबार अवाक रह गया। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, क्या मजाक है? मेरी कीमत इतनी कम? बीरबल फोल्डेड हाथ जोड़कर बोले, जहांपनाह, आपकी कीमत तांबे का सिक्का इसलिए है क्योंकि आपके प्रजा का सबसे गरीब व्यक्ति भी आपको खरीद सकता है। आपके न्याय और करुणा से आप हर प्रजा की सुनते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब। अगर आपकी कीमत सोना या हीरा होती तो गरीब आपको कभी नहीं पा सकता, पर तांबे का सिक्का हर किसी की जेब में होता है, इसलिए आप सबके लिए सुलभ है। यह सुनकर अकबर का गुस्सा मुस्कान में बदल गया। दरबार में फिर से तालियां बज उठी। अब पंडित का चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन उसने अंतिम सवाल दागा, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने गंभीरता से कहा, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु। इसे कोई बदल नहीं सकता, चाहे राजा हो या रंक, साधु हो या पापी। हर कोई इसी सत्य की ओर बढ़ रहा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई गहरे विचार में डूब गया, यहां तक कि पंडित भी निरुत्तर हो गया। तीनों उत्तर सुनने के बाद अकबर ने घोषणा की, बीरबल ने न केवल बुद्धिमानी से बल्कि सत्य और तर्क से जवाब दिया है। पंडित वेदाचार्य की चुनौती असफल रही। पंडित शर्म से सिर झुकाकर चला गया। दरबार के बाद अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारे उत्तरों ने मुझे प्रभावित किया, विशेषकर दूसरा उत्तर, मेरी कीमत। सचमुच राजा की कीमत उसकी जनता तय करती है, और अगर जनता उसे न पा सके तो उसका राज अधूरा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यही शासन का मूल है। राजा तभी महान होता है जब वो सबके लिए सुलभ हो।
कहानी का मोरल, सीख। 1. दृष्टिकोण का महत्व। सत्य वही नहीं जो हम देखते हैं, बल्कि जो हम सोचते हैं। 2. राजा की असली कीमत उसका धन नहीं, उसकी न्यायप्रियता और प्रजा सेवा है। 3. जीवन का अटल सत्य। मृत्यु हर किसी के लिए समान है, इसलिए जीवन को सार्थक और करुणामय बनाना ही असली साधना है। बीरबल और पंडित की किताबों का मुकदमा। बादशाह अकबर का दरबार अपनी शानो शौकत और अजबगजब फैसलों के लिए मशहूर था। वहां हर दिन कोई न कोई नया मामला आता और बीरबल अपनी बुद्धि और हाजिर जवाबी से उसे सुलझा देते। लेकिन एक दिन दरबार में ऐसा मामला आया जिसने पूरे दरबार को हैरान कर दिया। यह मामला था किताबों का मुकदमा। दिल्ली के एक मशहूर पंडित थे, पंडित हरिदत्त शास्त्री। वे अपने विशाल ग्रंथालय और विद्या के लिए जाने जाते थे। उनके पास दुर्लभ ग्रंथ, वेद, पुराण और अनेक धर्मशास्त्रों की अनमोल पुस्तकें थी। लोग दूर दूर से उनसे शास्त्रार्थ करने आते और हार कर लौटते। लेकिन इन किताबों को लेकर ही एक दिन विवाद खड़ा हो गया। उनके ही पड़ोस में एक और पंडित रहता था, पंडित वागीश्वर। वो हरिदत्त की विद्या और प्रतिष्ठा से ईर्ष्या करता था। उसने दरबार में फरियाद की, जहांपना, ये हरिदत्त मेरी किताबें चुराकर अपने घर ले गया है। वे सारी किताबें मेरी हैं। इन्हीं के सहारे वो अपनी विद्वता दिखाता है। न्याय कीजिए। पूरा दरबार दंग रह गया। किताबों का मुकदमा पहले कभी नहीं हुआ था। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, दोनों पंडित अपनी अपनी दलीलें दरबार में पेश करें। अगले दिन दोनों पंडित अपनी अपनी गठरी में किताबें लेकर दरबार में आए। पंडित वागीश्वर ने कहा, जहांपना, ये किताबें मेरी हैं। इनमें मेरे लिखे हुए टीकाएं, मेरी टिप्पणियां और चिन्ह हैं। हरिदत्त ने इन्हें छल से उठा लिया है। पंडित हरिदत्त ने प्रत्युत्तर दिया, महाराज, ये झूठ है। ये किताबें मैंने वर्षों की तपस्या और मेहनत से इकट्ठी की है। इन पर मेरी साधना और विद्या की छाप है। अगर संदेह हो तो परख कर देख लीजिए। अब दरबारियों में फुसफुसाहट होने लगी। मामला सचमुच कठिन था। किताबें देखने पर सच-झूठ का पता चलना आसान नहीं था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, ये तो तुम्हारे बस का मामला लगता है, फैसला सुनाओ। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपना, मुझे थोड़ी मोहलत दी जाए, मैं सच्चाई बाहर लाऊंगा। अकबर ने मंजूरी दे दी। बीरबल ने दोनों पंडितों से कहा, आज रात मैं इन किताबों को परखूंगा और कल दरबार में सच सामने होगा। उस रात बीरबल ने सब किताबों को ध्यान से देखा। सचमुच उनमें जगह जगह टिप्पणियां, संस्कृत श्लोकों के अर्थ और कठिन शब्दों के सरल रूप लिखे थे। लेकिन बीरबल को एक बात खटक गई, किताबों का असली मालिक वही हो सकता है जो उन्हें जी कर पढ़ा हो, न कि केवल उनके पन्नों को पलटकर नोट लिखा हो। अगले दिन दरबार भरा। सभी की निगाहें बीरबल पर थी। बीरबल ने दोनों पंडितों से कहा, आप दोनों में से असली मालिक का पता एक छोटी सी परीक्षा से चलेगा। मैं किताबों में से कुछ अंश पढ़ूंगा और आपको बिना देखे उसका शेष भाग सुनाना होगा। पंडित वागीश्वर घबरा गया, लेकिन दिखावा करता रहा कि वो तैयार है। बीरबल ने पहली किताब खोली और बीच का श्लोक पढ़ा। हरिदत्त ने तुरंत बिना हिचकिचाए पूरा श्लोक सुना दिया और उसका अर्थ भी विस्तार से समझा दिया। फिर दूसरी किताब उठाई गई। बीरबल ने कठिनतम वेद मंत्र का अंश पढ़ा। हरिदत्त ने आंखें बंद की और सहजता से पूरा मंत्र गा दिया। जब वही प्रश्न वागीश्वर से किया गया तो वो हकलाने लगा। उसने कोशिश की, लेकिन श्लोक पूरा न कर सका। दरबारियों में हंसी फैल गई। अब भी अकबर ने औपचारिकता के लिए पूछा, लेकिन वागीश्वर कहता है कि उसकी लिखावट इन किताबों में है। ये क्या है? बीरबल मुस्कुराए, जहांपना, लिखावट से मालिकाना साबित नहीं होता। एक चोर भी किताब पर अपना नाम लिख सकता है। किताब का असली मालिक वही है जो उसकी आत्मा को जीता हो। फिर उन्होंने आदेश दिया, वागीश्वर, इन किताबों में जो टिप्पणियां तुम्हारी लिखी हैं,
उनसे कोई लाभ उठाकर बताओ, कोई कठिन प्रश्न हल करो। वागीश्वर असफल रहा, जबकि हरिदत्त ने वही टिप्पणियां समझाकर उनकी गहराई सामने रख दी। अब सारा दरबार समझ गया कि किताबों का असली मालिक हरिदत्त है। अकबर ने घोषणा की, पंडित हरिदत्त असली मालिक है। वागीश्वर ने झूठा दावा किया है, इसे दंडित किया जाए। वागीश्वर शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रह गया। अकबर ने उसकी झूठी शिकायत पर उसे कठोर फटकार लगाई और चेतावनी दी। सीख, बीरबल ने अंत में कहा, जहां अपना किताबों का मालिक वो नहीं होता जो उन्हें घर में सजाकर रखे या उन पर अपना नाम लिख दे। असली मालिक वही है जो उनके ज्ञान को अपने भीतर उतार ले। किताबें सिर्फ पन्ने नहीं, ज्ञान का भंडार है और ज्ञान चुराया नहीं जा सकता। दरबार तालियों से गूंज उठा। सीख, ज्ञान की कीमत उसके संग्रह में नहीं बल्कि उसके प्रयोग में है। जो ज्ञान को आत्मसात करता है वही उसका असली मालिक होता है। ईर्ष्या और झूठ लंबे समय तक छिप नहीं सकते, सच सामने आकर ही रहता है। बीरबल और चोरी हुए हुक्के की पहेली। फतेहपुर सीकरी का दरबार हमेशा की तरह रौनक से भरा हुआ था। नाच गाने के बाद दरबारी आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। तभी अचानक दरबार में एक चीख गूंज उठी, हुजूर, मेरी जान पर बनाई है। सबकी नजरें दरबार के कोने की ओर गई। वहां से हाफता हुआ एक मोटा दरबारी दौड़ता आया। उसका नाम था मुल्ला नसीरुद्दीन, जो अपनी अजीब हरकतों और हुक्के के शौक के लिए दरबार भर में मशहूर था। उसने हांफते हांफते कहा, जहांपनाह, मेरा सबसे प्यारा हुक्का चोरी हो गया है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। किसी ने कहा, अरे, हुक्के की भी चोरी होती है क्या? दूसरे ने कहा, लगता है चोर को धुआं पीने का बड़ा शौक है। तीसरे ने कहा, कहीं चूहों ने उठा तो नहीं लिया? अकबर भी मुस्कुराए और बोले, मुल्ला, तुम भी कमाल हो। हुक्का खो गया है तो नया खरीद लो। इसमें इतनी हायतोबा मचाने की क्या जरूरत है? मुल्ला ने बड़ी गंभीरता से कहा, जहांपनाह, यह कोई साधारण हुक्का नहीं था, यह मेरे पुरखों की निशानी था। कहते हैं कि जब जब मैं इस हुक्के से कश लगाता हूं, मेरी किस्मत खुल जाती है। अगर ये न मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अब अकबर थोड़े गंभीर हुए। उन्होंने बीरबल की ओर इशारा किया। बीरबल, ये मामला अब तुम्हारे हाथ में है। चोरी हुए हुक्के की गुत्थी तुम ही सुलझाओ। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, चिंता न कीजिए, हुक्का भी मिलेगा और चोर भी। बीरबल ने सबसे पहले मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, बताइए, हुक्का कहां रखा था? मुल्ला बोला, हुजूर, कल रात मैंने हुक्का पीकर उसे अपनी चारपाई के पास रखा था। सुबह देखा तो गायब था। बीरबल ने चारपाई और कमरे का मुआयना किया। वहां राख के ताजा कण बिखरे हुए थे, जैसे किसी ने रात को ही हुक्का पी कर रखा हो। बीरबल बोला, चोर वही है जो धुआं पीने का शौकीन है और दरबार में रोज तुम्हें देख देख कर ललचाता रहा है। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर शक भरी निगाहों से देखा। अगले दिन अकबर ने सभी दरबारियों को बुलाया। बीरबल ने घोषणा की, जिसने हुक्का चुराया है वो आज इस दरबार में जरूर पकड़ा जाएगा और उसके गले से धुआं उठेगा। सारे दरबारी ठहाके मारकर हंस पड़े। किसी ने कहा, क्या चोर के मुंह से सचमुच धुआं निकलेगा? दूसरे ने कहा, लगता है बीरबल आज कोई नया खेल दिखाने वाले हैं। बीरबल ने सबको एक कतार में खड़ा किया और आदेश दिया, सब लोग अपनी हथेली सामने करो। सबने हथेलियां दिखाई। बीरबल ने ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराकर अकबर से बोला, जहांपनाह, चोर अब छिप नहीं सकता। अकबर ने हैरानी से पूछा, लेकिन कैसे? बीरबल बोला, हुजूर, मैंने सबकी हथेली देखी। जिसने हुक्का पिया होगा उसकी उंगलियों पर हल्का सा कालापन और राख की गंध जरूर होगी, और ये निशान मैंने इस दरबारी की हथेली पर पाया। बीरबल ने उंगली उठाकर दरबार के एक दरबारी की ओर इशारा किया। वो था मीर तकी, जो अकबर के सबसे नजदीकी दरबारियों में गिना जाता था।
सारा दरबार दंग रह गया। अकबर गरजे, मीर तकी, क्या ये सच है? तुमने हुक्का चुराया? मीर तकी पसीने से तर हो गया और कांपते हुए बोला, हुजूर, मैं निर्दोष हूं, मैंने हुक्का नहीं चुराया। बीरबल ने चालाकी से कहा, ठीक है, अगर निर्दोष हो तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुमने कल रात किससे मिलने का बहाना बनाकर महल से बाहर कदम रखा था? मीर तकी का चेहरा पीला पड़ गया। अकबर गरजे, सच सच बताओ वरना सजा पाओगे। मीर तकी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हुजूर, सच यह है कि मैंने ही हुक्का चुराया था। दरअसल मैं कई दिनों से मुल्ला के हुक्के को देखकर ललचा रहा था। मैंने सोचा एक दो कश लगाऊंगा और वापस रख दूंगा, लेकिन नशे में धुत होकर सो गया और सुबह डर के मारे उसे छुपा दिया। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। किसी ने कहा, वाह, चोरी भी और धुआ भी। दूसरे ने कहा, अब तो इसे हुक्काचोर मीर तकी कहेंगे। अकबर ने गुस्से से कहा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम हमारे सबसे करीबी दरबारी होकर भी चोरी कर बैठे। मीर तकी सिर झुकाकर खड़ा हो गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, देखिए, इंसान की असली पहचान उसकी आदतों से होती है। हुक्का सिर्फ एक बहाना था, लालच ही असली चोर था, और लालच इंसान को सबसे इज्जतदार से सबसे गुनहगार बना देता है। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, सही कहते हो बीरबल, ये हुक्के की चोरी नहीं बल्कि भरोसे की चोरी थी, और भरोसा टूट जाए तो दरबार भी डगमगा जाता है। सीख, लालच इंसान को चोरी करने पर मजबूर कर देता है, चाहे चीज कितनी भी छोटी क्यों न हो। अगर इंसान अपनी इच्छाओं पर काबू न रखे तो वो सम्मान और विश्वास खो देता है। सच्चा सुख मेहनत और संयम में है, चोरी में नहीं। बीरबल और वो पहेली जो किसी ने हल नहीं की। लंबी कहानी। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में बड़ा हलचल मचा। पूरे राज्य से विद्वान, पंडित, तर्कशास्त्री और पहेली जानने वाले लोग बुलाए गए थे। वजह थी बादशाह का नया आदेश। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, आज दरबार में हम एक ऐसी पहेली रखेंगे जिसे कोई हल नहीं कर पाया। जो इसे हल करेगा उसे विशेष इनाम मिलेगा, जो नहीं कर पाएगा उसे खाली हाथ लौटना होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी की भौहें सिकुड़ गई, किसी की सांस अटक गई। इतने में अकबर ने घोषणा की, पहेली है, ऐसी चीज बताइए जो सबके पास है पर कोई उसे देख नहीं सकता, जो हर समय साथ रहती है फिर भी उसका वजन नहीं होता, उसके बिना जीवन अधूरा है पर उसका नाम लेते ही लोग डर जाते हैं। दरबार में हलचल मच गई। कुछ पंडित तुरंत सोचने लगे, कोई किताब पलटने लगा, कोई माथा पकड़कर बैठ गया। दरबार के मुख्य विद्वान ने कहा, हजरत, ये तो बड़ा कठिन सवाल है। अकबर हंसते हुए बोले, तो देखिए कौन इसे हल कर पाता है। 3 दिन का समय दूंगा, जो हल करेगा वही होगा विजेता। सभी विद्वानों के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी, पर बीरबल शांत बैठा था। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कोई खेल शुरू होने वाला हो। पहले दिन सभी ने अलग अलग जवाब दिए। कोई बोला, ये आत्मा है। दूसरा बोला, ये समय है। तीसरा कहने लगा, ये भाग्य है। लेकिन हर उत्तर पर अकबर ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, ये उत्तर पूरी तरह सही नहीं है। सोचिए, सोचिए। दूसरे दिन पंडित और विद्वान किताबों में उत्तर ढूंढते रहे। दरबार में आने वाले हर व्यक्ति से पूछा जाने लगा, पर कोई उत्तर नहीं मिला। तीसरे दिन कई लोग हार मान बैठे। कुछ तो दरबार आने ही बंद कर दिए। लेकिन बीरबल निश्चिंत रहा। वो रोज अपने कक्ष में बैठकर पहेली पर विचार करता। कभी अकेले मुस्कुराता, कभी कागज पर लिखता, कभी ध्यान लगाकर सोचता। उसके सेवक ने पूछा, महाराज, आप भी सोचिए, कहीं आप भी फंस न जाए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, जब उत्तर मन में जागेगा वो स्वयं सामने आ जाएगा। रात के समय बीरबल अपने कमरे में दीपक जलाकर बैठा।
उसने कई संभावित उत्तर लिखे। आत्मा, पर क्या आत्मा हर समय साथ रहती है? समय पर समय का वजन होता है या नहीं? हवा, पर हवा दिखती तो है। साया, पर साया तो रोशनी में दिखता है। वो बार बार सोचता रहा। फिर अचानक उसे याद आया, लोग कौन सी चीज से डरते हैं जिसके बिना वे खुद को अधूरा महसूस करते हैं। वो सोच में डूब गया। उसने अपनी उंगलियों से माथा थपथपाया। फिर वो उठा और खिड़की के पास गया। बाहर रात का अंधेरा था। सब सो रहे थे, पर चांद की हल्की रोशनी उसके कमरे में गिर रही थी। उसी समय बीरबल ने अपनी सांस महसूस की, गहरी, अंदर जाती, बाहर आती। उसकी आंखें चमक उठीं। हाँ, उसने कहा, यही है उत्तर। अगले दिन दरबार में सब लोग जमा हुए। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो कौन हल करेगा ये पहेली? कुछ पंडित सिर झुकाकर चुप बैठे, कुछ ने हार मान ली। तभी बीरबल उठ खड़ा हुआ। जहांपनाह, यदि अनुमति हो तो मैं उत्तर देना चाहूंगा। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, अवश्य बीरबल, तुम्हें पूरा दरबार सुन रहा है। बताओ, क्या है वो चीज? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, वो है सांस। दरबार में खामोशी छा गई। अकबर ने भौं उठाई। सांस? ये कैसे? बीरबल ने विस्तार से समझाया। सांस हर मनुष्य के पास है, हर जीव के पास है। ये हर समय साथ रहती है। जब तक सांस चलती है, जीवन चलता है। इसके बिना जीवन अधूरा है। पर इसे न तो देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है। इसका कोई वजन नहीं। फिर भी लोग इसके बिना डरते हैं, घबराते हैं। यही वो रहस्य है जो आप पूछ रहे थे। पहले तो कुछ पंडित चौंक गए, फिर धीरे धीरे सबने सिर हिलाया। अकबर की आंखें फैल गई। वाह बीरबल, ये उत्तर तो सच में सबसे कठिन और सबसे सही है। दरबार तालियों की गूंज से भर उठा। कई लोग बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। अकबर ने खुशी से कहा, आज दरबार में सचमुच किसी ने वो पहेली हल कर दी जो सबके लिए असंभव थी। बीरबल, तुम सच में हमारी शान हो। अकबर ने बीरबल को इनाम में स्वर्ण मुद्राएं और एक शानदार पोशाक दी। पर बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, ये इनाम मेरे लिए नहीं, बल्कि उस सांस के लिए है जो हमें जीवन देती है। जब तक सांस है, हम सोच सकते हैं, काम कर सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, सही कहा बीरबल, सच में यही जीवन का सार है। दरबार के बाद बीरबल ने अपने शिष्यों को समझाया, हम अक्सर उन चीजों की खोज में लग जाते हैं जो दिखती हैं, जो हाथ में आती है, पर सबसे महत्वपूर्ण चीजें वे होती हैं जिन्हें न देखा जा सकता है, न पकड़ा जा सकता है। जैसे सांस, भरोसा, प्रेम और समय। अगर हम उन्हें समझ लें तो जीवन सरल हो जाता है। मोरल बटा सीख। 1. जो चीज सबसे आवश्यक है वो अक्सर सबसे अदृश्य होती है। 2. सांस का महत्व समझो, ये जीवन की जड़ है। 3. घबराओ नहीं, धैर्य रखो, समाधान तभी मिलेगा जब मन शांत होगा। 4. बाहरी ज्ञान से ज्यादा जरूरी है अपने भीतर झांकना। 5. बुद्धिमानी वही है जो सरल पर गहरा उत्तर ढूंढे। अकबर की मुश्किल, बीरबल का मजेदार खेल। एक दिन बादशाह अकबर के मन में एक अजीब सी उलझन जन्म ले चुकी थी। राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा था, कर वसूली समय पर हो रही थी, दरबार में शांति थी, प्रजा खुश थी। फिर भी अकबर का चेहरा चिंतित दिख रहा था। दरबार में आते ही उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आज मुझे लगता है कि हमारे दरबार में कुछ न कुछ गड़बड़ है। सब खुश दिखाई देते हैं, पर क्या सच में सब संतुष्ट हैं? मुझे समझ नहीं आता कि समस्या क्या है। मंत्री, पंडित, सेनापति सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे रहा था। अकबर की चिंता बढ़ती जा रही थी। तभी बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, चिंता मत कीजिए। कभी कभी समस्या आंखों से नहीं दिखती, मन से महसूस होती है। यदि आप अनुमति दें तो मैं एक मजेदार खेल आयोजित करूं। उसी में समस्या का समाधान छिपा होगा।
अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत कहा, बीरबल, तुम तो हमेशा नई चाल चलते हो। बताओ ये खेल कैसा होगा? यदि ये हमारी परेशानी का हल देगा तो हम तैयार हैं। बीरबल ने पूरे दरबार को एकत्र किया और कहा, आज हम सब मिलकर एक खेल खेलेंगे। नाम होगा सच्चाई का खेल। इसमें हर व्यक्ति एक मजेदार सवाल का जवाब देगा, जिससे उसके मन की असली बात सामने आएगी। किसी को शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि खेल का उद्देश्य एक दूसरे को समझना है। फिर उसने एक बड़ा रंगीन डिब्बा मंगवाया। उसमें कई रंगों की पर्चियां रखी गई। हर पर्ची पर एक सवाल लिखा था। तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है? तुम्हें किस बात पर सबसे ज्यादा गर्व है? तुम किस काम को टालते रहते हो? तुम्हें किस व्यक्ति से प्रेरणा मिलती है? तुम्हें कौन सा सपना पूरा करना है? तुम अपने लिए क्या बदलना चाहोगे? बीरबल ने कहा, हर दरबारी बारी बारी से पर्ची उठाएगा, पढ़ेगा और बिना नाम बताए उत्तर देगा। बाकी लोग अनुमान लगाएंगे कि ये किसका उत्तर है। इससे हम एक दूसरे के मन को समझ पाएंगे। अकबर ने हंसते हुए कहा, यह खेल तो बेहद रोचक लग रहा है। चलो इसे शुरू करें। पहले मंत्री रामदास को बुलाया गया। उन्होंने पर्ची उठाई। पढ़ते ही उनके चेहरे पर संकोच आ गया। पर्ची में लिखा था, तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है? रामदास ने कुछ देर आंखें बंद की और धीरे से कहा, मुझे डर लगता है कि मैं किसी बड़े निर्णय में गलती कर दूं और सबकी नजरें मुझ पर हों। दरबार में हलचल हुई। कई दरबारी मुस्कुराए, कुछ ने सहानुभूति जताई। अकबर ने कहा, डरना स्वाभाविक है मंत्री रामदास। जो जिम्मेदारी निभाते हैं उन्हें यह डर होता ही है। इसके बाद पंडित नारायण की बारी आई। उन्होंने पढ़ा और कहा, मुझे डर है कि कहीं मेरी विद्या व्यर्थ न चली जाए और लोग मुझे भूल न जाए। सैनिकों में हलचल हुई। सबने कहा, यह तो हम भी महसूस करते हैं। अब पंडित नारायण ने पर्ची उठाई। तुम्हें किस बात पर सबसे ज्यादा गर्व है? उन्होंने उत्तर दिया, मुझे गर्व है कि मैं अपने ज्ञान का उपयोग केवल स्वयं की प्रसिद्धि के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद के लिए करता हूं। दरबार में तालियां बजी। फिर सेनापति खड़ा हुआ। उसका उत्तर था, मुझे गर्व है कि मैं अपने सैनिकों की रक्षा करता हूं और संकट में पीछे नहीं हटता। दरबार ने उसकी सराहना की। अब सैनिकों में से एक ने पर्ची उठाई। तुम किस काम को टालते रहते हो? वो संकोच से मुस्कुराया और बोला, मैं अपने आराम को प्राथमिकता देता हूं। कठिन काम आते ही मैं टाल देता हूं और बहाने ढूंढता हूं। सब हंस पड़े। बीरबल ने कहा, इसी से तो समझ में आता है कि हमें अपने मन को अनुशासन में रखना चाहिए। अकबर स्वयं पर्ची उठाते हैं। तुम्हें किस व्यक्ति से प्रेरणा मिलती है? अकबर ने क्षण भर सोचा और कहा, मुझे अपने गुरुओं से प्रेरणा मिलती है, पर सबसे अधिक मुझे उन लोगों से प्रेरणा मिलती है जो बिना शोर किए समाज की सेवा करते हैं। दरबार ने उनकी विनम्रता की सराहना की। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, यही आपकी महानता है। अब बीरबल की बारी आई। उन्होंने पर्ची उठाई। तुम्हें कौन सा सपना पूरा करना है? दरबार में सब उत्सुक थे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मेरा सपना है कि लोग अपने मन की बात छिपाए नहीं, वे अपनी कमजोरी को स्वीकार करें और एक दूसरे की मदद करें। यही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत होगी। अकबर ने तालियां बजाकर कहा, बीरबल, तुम सचमुच मन की गहराइयों को समझते हो। खेल समाप्त होने के बाद बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आज हमने देखा कि हर व्यक्ति का मन अलग है, पर डर, गर्व, सपने और संघर्ष सभी में होते हैं। यदि हम एक दूसरे को समझे तो न केवल दरबार बल्कि पूरा राज्य मजबूत बनेगा। यही आपकी चिंता का समाधान है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हारा खेल सचमुच मजेदार और ज्ञानवर्धक था। आज मुझे समझ में आया कि समस्या बाहर नहीं, भीतर छिपी होती है। यदि हम एक दूसरे को समझे तो हर कठिनाई हल हो सकती है। अकबर ने खेल के बाद दरबार में एक उत्सव घोषित किया। सभी दरबारियों को पुरस्कृत किया गया।
उन्हें कहा गया कि वे नियमित रूप से ऐसे खेलों के माध्यम से एक दूसरे की मदद करें। दरबार में अब हंसी, सहयोग और विश्वास का माहौल बन गया। मंत्री रामदास ने कहा, अब मैं अपने डर से भागूंगा नहीं। पंडित नारायण बोले, मैं अपने ज्ञान का उपयोग और अधिक लोगों की मदद में करूंगा। सैनिक बोले, हम एक दूसरे का साथ देंगे और संकट में नहीं डरेंगे। अकबर और बीरबल एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। ये खेल केवल मनोरंजन नहीं, आत्मचिंतन का अवसर बन चुका था। इस घटना के बाद दरबार में चर्चा फैल गई कि ये खेल केवल समय बिताने का तरीका नहीं, बल्कि मन की शुद्धि का उपाय है। अकबर ने कहा, आज से ये खेल हमारी परंपरा बनेगा। जो मन की बात समझेगा वही राज्य को मजबूत करेगा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मन की शुद्धि ही हर समस्या का हल है। यदि हम अपने डर, कमजोरी और सपनों को साझा करें तो हम अकेले नहीं, साथ मिलकर हर मुश्किल पार कर सकते हैं। ये किस्सा दरबार में वर्षों तक सुनाया जाता रहा। लोग कहते, ये वही दिन था जब अकबर की मुश्किल बीरबल के मजेदार खेल से दूर हुई थी। मोरल बटा सीख 1, हर व्यक्ति के मन में डर, कमजोरी और सपने होते हैं। उन्हें स्वीकार करना कमजोरी नहीं, साहस है। 2, आत्मचिंतन और आपसी सहयोग से हर समस्या हल हो सकती है। 3, मनोरंजन के साथ आत्म जागरूकता जोड़ने से जीवन बेहतर बनता है। 4, प्रेम, समझ और संवाद से दरबार ही नहीं, समाज भी मजबूत होता है। 5, सच्ची बुद्धिमानी वही है जो मन की गहराइयों को समझे और सबकी मदद करे। अकबर की उलझन बीरबल ने समय रोक दिया। एक दिन सुबह दरबार लगा ही था कि अकबर बेचैन होकर इधर उधर टहलने लगे। उनके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। दरबारियों ने एक दूसरे को देखा। आज बादशाह कुछ परेशान है। अकबर ने गहरी सांस लेकर कहा, बीरबल, मुझे एक समस्या घेरे हुए है। मैं समझ नहीं पा रहा कि दिन इतने छोटे क्यों लग रहे हैं। सुबह होती है और देखते देखते शाम हो जाती है। मेरे पास न तो दरबार के लिए समय बचता है, न आराम करने का, न अपने मन को शांत करने का। ये समय कहाँ चला जाता है। दरबार में हलचल मच गई। किसी ने धीरे से कहा, जहांपनाह की चिंता सच है, काम का बोझ बहुत बढ़ गया है। पर कोई खुलकर नहीं बोला। अकबर ने आगे कहा, मुझे ऐसा लगता है जैसे समय मुझसे तेज दौड़ रहा है। मैं जितना काम निपटाना चाहता हूं उतना ही समय कम पड़ जाता है। बीरबल, तुम कुछ करो, मेरी उलझन दूर करो। बीरबल ने मुस्कुराकर हाथ जोड़ते हुए कहा, जहांपनाह, समय तो वही है जो चलता रहता है, पर यदि आप चाहें तो मैं समय को रोक कर दिखा सकता हूं। तब आप समझेंगे कि समय का उपयोग कैसे करना चाहिए। अकबर की आंखें चमक उठीं। समय को रोका जा सकता है? वाह, चलो हम देखेंगे। बीरबल ने दरबार में घोषणा की, आज हम समय को रोक कर देखेंगे। इससे जहांपनाह को समझ आएगा कि समय को कैसे साधा जाता है। मैं आप सबके सामने समय रोकने का प्रयोग करूंगा, पर शर्त यह है कि कोई भी घबराए नहीं और ध्यान से देखे कि समय रुकने के बाद क्या क्या होता है। दरबार में कौतूहल बढ़ गया। किसी ने कहा, यह तो चमत्कार है। किसी ने कहा, यह विज्ञान जैसा खेल होगा। कुछ लोग डर भी गए, यदि समय रुक गया तो सांस भी नहीं चलेगी। अकबर ने हंसते हुए कहा, डरो मत, मैं खुद देखूंगा। चलो बीरबल, शुरू करो। बीरबल ने अपने पास रखे एक बड़े पीतल के घड़े को उठाया। उसमें उसने कुछ औषधीय सुगंधित जड़ी बूटियां और विशेष जल मिलाया। फिर वो धीरे धीरे मंत्र जैसा कुछ बोलने लगा। दरबार शांत हो गया। अचानक वातावरण में एक अजीब सा बदलाव आया। पक्षियों की चहचहा थम गई, हवा चलना बंद हो गई, दीपक की लौ स्थिर हो गई। दरबारियों के हाथ बीच में रुक गए। एक दरबारी पानी का प्याला उठाए था। प्याला उसी अवस्था में ठहर गया। एक कागज आधे रास्ते में रुक गया। समय जैसे थम गया। अकबर की आंखें फैल गई। ये क्या हो रहा है? सब रुक गया।
दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी घबराकर इधर उधर देखने लगे, पर सबकी आंखें जैसे स्थिर थी। अकबर की सांसें चल रही थी, क्योंकि बीरबल ने उन्हें सुरक्षित रखा था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, समय रुक चुका है। अब आप देख सकते हैं कि दुनिया कैसे ठहर जाती है। आप चाहें तो आराम करें, ध्यान लगाएं, सोचें, पर ध्यान रहे, समय का उपयोग समझदारी से करना है। अकबर ने आश्चर्य से चारों तरफ देखा। वाह, सच में समय रुक गया। ये अद्भुत है। अकबर ने आसपास देखा। एक दरबारी का हाथ हवा में था, जैसे पानी का प्याला बीच में अटका हो। दूसरे की आंखें खुली थी, जैसे वो कुछ देख रहा हो। तीसरे की दाढ़ी आधे झटके में रुक गई थी। अकबर जोर से हंस पड़े। ये तो बड़ा मजेदार है, देखो तो सही, जैसे चित्र बन गया हो। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब आप चाहें तो इस समय का उपयोग कर सकते हैं। आप ध्यान कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, या सोच सकते हैं कि समय का सही उपयोग कैसे करें। अकबर ने कुर्सी पर आराम से बैठते हुए आंखें बंद की। उन्होंने गहरी सांस ली। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि समय का पीछा करते करते वे थक चुके थे। कुछ देर ध्यान के बाद उन्होंने कहा, बीरबल, सच में समय अगर रुके तो मन को कितनी राहत मिलती है। पर क्या समय हमेशा रोका जा सकता है? बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, समय रुकता नहीं, पर जब हम खुद अपने मन को नियंत्रित करते हैं तभी समय हमारे साथ चलता है। यही इसका रहस्य है। कुछ समय ध्यान करने के बाद अकबर ने कहा, बीरबल, अब समय चलाओ। मैं देखना चाहता हूं कि फिर से सब सामान्य कैसे होता है। बीरबल ने अपने पीतल के पात्र से एक सुगंधित धुआं उठाया और मंत्र बोला। हवा धीरे धीरे चलने लगी। पक्षियों की आवाजें लौट आई। दीपक की लौ फिर हिलने लगी। दरबारियों के हाथ फिर चल पड़े। प्याला पानी से भरकर नीचे रखा गया। कागज गिरकर जमीन पर आ गिरा। सभी दरबारी घबराकर उठे। कुछ ने सिर झटका, कुछ ने पसीना पोंछा। किसी ने कहा, ये क्या हुआ? किसी ने कहा, हम तो जैसे नींद में थे। किसी ने हंसते हुए कहा, मैं तो बीच में अटका रह गया था। अकबर ने हंसते हुए कहा, घबराओ मत, ये सब बीरबल की चाल थी। उसने हमें समय का रहस्य समझाया है। अकबर ने दरबार में सबके सामने कहा, आज मैंने जाना कि समय सबसे बड़ा धन है। जब हम इसकी कद्र नहीं करते तो ये हमें परेशान करता है, पर जब हम ध्यान से इसका उपयोग करते हैं तो ये हमारे साथ चलने लगता है। बीरबल, तुमने आज समय रोककर हमें समझाया कि समय का नियंत्रण हमारे मन में है। फिर अकबर ने आदेश दिया, दरबार में हर दिन कुछ समय ध्यान और आत्ममंथन के लिए रखा जाएगा। कामों की योजना बनाकर समय का सही उपयोग किया जाएगा। हर व्यक्ति को आराम और सोचने का समय मिलेगा ताकि उसका मन संतुलित रहे। दरबारियों ने तालियां बजाई। सबने राहत की सांस ली। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या समय को हमेशा रोकना संभव है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, समय को रोकना संभव नहीं है, पर अपने मन को स्थिर करके, योजना बनाकर और धैर्य से चलकर हम समय को अपने पक्ष में कर सकते हैं। समय वही है, पर उपयोग करने का तरीका अलग अलग होता है। जो व्यक्ति मन की दौड़ को नियंत्रित करता है वही समय का स्वामी बनता है। अकबर ने सिर हिलाया। तुम सच कह रहे हो बीरबल। समय की दौड़ से निकलकर मन की शांति ही असली राज है। सीख, समय को रोकना संभव नहीं, पर अपने मन को नियंत्रित करके हम समय का सही उपयोग कर सकते हैं। काम के बीच आत्ममंथन और ध्यान से मन शांत रहता है और जीवन संतुलित होता है। योजना बनाकर चले तो समय का उपयोग सही दिशा में होता है। घबराने से समस्या बढ़ती है, धैर्य और समझ से समाधान मिलता है। जब बीरबल ने कहा, हर समस्या का हल दरबार में नहीं होता। फतेहपुर सीकरी का दरबार आज असाधारण रूप से बेचैन था। प्रजा से शिकायतें आ रही थी। फसलें कम हो गई हैं, कुओं का पानी घट रहा है, मवेशी बीमार हो रहे हैं। अकबर गंभीर मुद्रा में बैठे थे।
मंत्री एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वातावरण में तनाव था। अकबर ने भारी आवाज में कहा, यह समस्या बड़ी है, पूरे राज्य में संकट फैल सकता है। हम सब मिलकर इसका समाधान निकालेंगे। दरबार में चर्चा शुरू करो। मंत्रीगण ने सुझाव दिए। सिंचाई बढ़ाइए, कर कम कीजिए, नए कुएं खुदवाइए, व्यापारियों से मदद मांगिए, सैनिकों से अनाज वितरण कराइए। लेकिन जितना विचार हुआ उतना समाधान दूर होता गया। सब आपस में उलझते रहे। कोई योजना पूरी नहीं बन पा रही थी। अकबर ने माथा पकड़ा। यह समस्या जितनी बड़ी है उतना ही उलझाव क्यों बढ़ रहा है? क्या दरबार इसका हल नहीं निकाल पा रहा? तभी बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, शायद इसका समाधान दरबार की 4 दीवारों में नहीं मिलेगा। दरबार चौंक उठा। अकबर ने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या मतलब बीरबल? क्या तुम कहना चाहते हो कि हमें दरबार छोड़कर बाहर जाना चाहिए? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें किताबों से, बहसों से या योजनाओं से हल नहीं किया जा सकता। उन्हें समझने के लिए लोगों के बीच जाना पड़ता है। खेतों में, गांवों में, खेतीहर की झोपड़ी में, पशुओं के बीच। असली समस्या दरबार में नहीं, जीवन में छिपी होती है। मंत्रीगण मुस्कुराए, लेकिन कुछ संशय में थे। अकबर ने गहरी सांस ली। ठीक है, हम तुम्हारी बात मानते हैं। चलो देखते हैं कि असली समाधान कहां छिपा है। अगले ही दिन अकबर, बीरबल और कुछ चुने हुए मंत्री साधारण वस्त्र पहनकर गांवों की ओर रवाना हुए। दरबार की शानो शौकत से दूर धूल भरी पगडंडियों पर चलना नया अनुभव था। गांव पहुंचते ही उन्होंने देखा, खेतों में सूखी मिट्टी, किसानों के चेहरे पर चिंता, मवेशियों की उदासी, कुओं में पानी की कमी, महिलाओं की थकान, बच्चों की भूख। एक किसान ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, हम मेहनत करते हैं लेकिन बारिश का भरोसा नहीं, सिंचाई नहीं है, बीमार पशु हमारे सहारे हैं लेकिन उन्हें दवा नहीं मिलती, कर भी देना पड़ता है। हमारे पास क्या उपाय है? अकबर की आंखें भर आई। बीरबल ने धीरे से कहा, देखा जहांपनाह, समस्या यहां है, दरबार में नहीं। ये वही लोग हैं जिनकी आवाज सुनने हम यहां आए हैं। बीरबल ने किसानों से संवाद शुरू किया। उन्होंने पूछा, आप किस चीज की सबसे ज्यादा कमी महसूस करते हैं? किसान बोले, पानी, बीज, उपचार, मदद। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हम दरबार में योजनाएं बनाते थे लेकिन समाधान यहां छुपा है। हमें आपके साथ मिलकर काम करना होगा। फिर बीरबल ने सुझाव दिया, 1, गांव में तालाब खुदवाया जाए। 2, सिंचाई के लिए नहरें बने। 3, बीज वितरण की योजना बने। 4, पशुओं के इलाज के लिए दवा केंद्र खोले जाए। 5, करों में राहत दी जाए ताकि किसान आराम से काम कर सके। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि दरबार की योजनाएं सीधे गांवों के लिए लागू की जाए। कुछ ही दिनों में खेतों में काम शुरू हो गया। लोग मिलकर तालाब खुदवाने लगे। बीरबल ने स्वयं कुदाल उठाकर काम में हाथ बंटाया। गांव की महिलाएं कहने लगी, ये तो राजा का मंत्री नहीं, अपना आदमी है। बच्चों ने हंसते हुए कहा, हमारे साथ खेलता भी है। अकबर ने देखा कि योजना तभी सफल हो सकती है जब लोग खुद उसमें भाग लें। उन्होंने आदेश दिया कि हर गांव में स्थानीय समिति बने जो अपने संसाधनों का उपयोग कर खुद समस्या का समाधान करे। तालाब भरने लगे, खेतों में हरियाली लौटी, पशु स्वस्थ होने लगे। धीरे धीरे प्रजा के चेहरों पर संतोष लौट आया। कुछ महीनों बाद अकबर और बीरबल फिर दरबार में लौटे। मंत्रीगण ने उत्सुकता से पूछा, क्या समाधान मिला? अकबर ने मुस्कुराकर कहा, हम दरबार में योजना बनाते रहे पर असली समाधान गांव में मिला। जहां जीवन की असली जरूरतें हैं वहां जाकर ही समाधान खोजा जा सकता है। बीरबल ने आगे कहा, हर समस्या का हल न तो किताब में है न बहस में। असली हल तब मिलता है जब हम लोगों की पीड़ा समझते हैं, उनके साथ बैठते हैं और उनकी आवश्यकता के अनुरूप काम करते हैं।
मंत्रीगण चुप हो गए। वे समझ गए कि दरबार की नीतियां तभी प्रभावी होती हैं जब वे जीवन की वास्तविकता से जुड़ी हों। अकबर ने सबके सामने कहा, आज मैंने समझा कि शासन केवल आदेश देने से नहीं चलता। शासक को प्रजा के बीच जाकर उनकी कठिनाइयों को समझना चाहिए। जो शासक अपनी प्रजा की आवाज सुनता है वही सच्चा नेतृत्व करता है। उन्होंने बीरबल की ओर देखकर कहा, तुमने आज मुझे असली राजपाट सिखाया। दरबार आवश्यक है, पर समाधान का रास्ता जीवन में छुपा है। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह समाधान वहीं मिलता है जहां समस्या जन्म लेती है। दरबार में समस्या पर चर्चा हो सकती है, पर उसे मिटाने के लिए लोगों का विश्वास और सहयोग चाहिए। अंतिम संदेश, मोरल, हर समस्या का समाधान दरबार या पुस्तक में नहीं मिलता, बल्कि जीवन की असली जरूरतों में छुपा होता है। समस्या की जड़ समझे बिना केवल बहस करने से हल नहीं निकलता। लोगों के बीच जाकर उनकी पीड़ा समझना ही असली नेतृत्व है। संवाद, सहयोग और सहभागिता से ही स्थायी समाधान संभव है। जो अपनी जिम्मेदारी को समझकर दूसरों के साथ मिलकर काम करता है वही असली मार्गदर्शक